अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टेस्टों को देखने वाले हैं। और देखिए, मेरे द्वारा जो भी टेस्ट कराए जा रहे हैं या जो भी जीएस का आपको मटेरियल प्रदान किया जा रहा है, इस सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @अमन स्टडी पॉइंट पर मिल रहेगा है। ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न पहला है, अब तक आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा लेकिन मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है। दिवशवश दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। सोच कर बताइएगा। देखिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानवीकरण अलंकार है इसमें। अब आती है बात कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, मानवीकरण अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाता है। जिसमें किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाता है, उसको मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। अगला है, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक भी और ये किस काल की रचना है। देखिए, पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा, आदिकाल की। इसके लेखक चंद्र बरदाई थे, चंद्र बरदाई थे। और ध्यान रखिएगा, आदिकाल की ही एक और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था जगनिक ने। जगनिक। और इसी में प्रसिद्ध आल्हा उदल का आल्हा खंड इसी में है, परमाल रासो में है। ओके, चलिए अगला है, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसमें होगा राजा का पुत्र, यानी इसमें अंतिम पद प्रधान है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, तत्पुरुष समास। अगला है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन शब्द का निम्न में से कौन सा एक सही पर्यायवाची है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाहन का पर्यायवाची पत्थर होता है, यानी समानार्थी शब्द इसमें पूछा जा रहा है, पर्यायवाची का अर्थ होता है। तो पाहन का पत्थर होता है। इसके अलावा और भी पाहन के पर्यायवाची हैं जो कि होते हैं पाषाण, अश्म, संग और प्रस्तर। ये भी पाहन यानी पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लागय बूद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। मन रे तन कागद का पुतला, लागय बूद बिनस जाए छन में, गर्भ करे क्या इतना। देखिए, इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही है, शांत रस। इसमें जो मन है, इसमें जो शरीर है उसको कागज के पुतले के समान बनाया गया है। ठीक है। चलिए आगा अगला है, तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। देखिए, तत्सम और तद्भव मैं 50 बार बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि देखिए, तत्सम जो होता है वो संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी शब्द होते हैं। तो इसमें चारों में से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निष्ठुर। निष्ठुर यहाँ पर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? निठुर होगा। ओके। अगला है, आपको बताना है इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो। इसके लिए एक शब्द होगा आशु कवि। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, जिसका पति परदेश से लौटा हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पतिका। ऑप्शन डी सही होगा, आगत पतिका। अगला है, निम्न में से भाववाच्य आपको बताना है। हम लोग जानते हैं कि भाववाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें आपको बताना है कि भाववाच्य कौन सा है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अब चला जाए। देखिए, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसी को हम भाववाच्य कहते हैं। तो इन चारों में से आप लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन बी जो है अब चला जाए, इसमें क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसके जो अन्य उदाहरण है भाववाच्य के, जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, अब चला जाए, ये सब क्या है? ये सब भाववाच्य के उदाहरण है।
अगला है निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद। देखिए सममात्रिक छंद उस छंद को कहते हैं जिस छंद में मात्राओं की संख्या समान होती है, हर चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। तो इसमें से जो चौपाई है, ऑप्शन सी चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं तो होती ही हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला है पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का जो तत्सम रूप है वो है उपाना। ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला है मध्य स्वर किसे कहते हैं? इन चारों में से कौन सा मध्य स्वर? हम लोग जानते हैं कि मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। तो इसमें सही जवाब होगा आ। आप लोग छोटा आ का उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि जीभ के जो मध्य भाग से इसका उच्चारण संभव हो पा रहा है। अगला है आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश आधुनिक काल के एक प्रमुख लेखक हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित इसमें कोई है, अर्थात आपको बताना है कि कोई क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोई। ये सार्वनामिक विशेषण है। कोई क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है जो फूल अभी खिला ना हो। जो फूल अभी खिला ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो फूल अभी खिला ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा कली। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा टेस्ट। और देखिए ये तो अभी मैं बीच बीच में टेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मेरे द्वारा वादा किया गया है कि आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी लोअर का जो सिलेबस है वो परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले खत्म होगा, और वो 10-15 दिन मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन के तौर पर डेली आपको 2 से 3 टेस्ट पर डे मिलेंगे, वो भी उसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी, जैसे 40 से 45 प्रश्न हर टेस्ट में रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और रही बात करंट की, तो करंट देखिए मैंने जनवरी 2019 का पूरा करंट करा दिया है। जल्द ही मैं आप लोगों के सामने 2 वीडियो में फरवरी और मार्च का भी ले आने वाला हूँ। ऐसे ऐसे करके आपको, अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो लगभग लगभग 15 15 जून तक का 15 जून तक का करंट आपको पिछले नवंबर 2018 से मिल जाएगा, और इसी इससे बाहर नहीं आएगा। लगभग 7 से 8 महीने का करंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।